Hello guys, I Niyati welcome you to Saraswati Center. Okay, so in today's session we are going to discuss about how to solve reading comprehension in a bank exam. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें सबसे ज़्यादा फियर रहता है कि हमसे सॉल्व हो पाएगा या मुश्किल आएगा या आसान आएगा। ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हमें इसको लेके माइंड में रहती हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसे सॉल्व किया कैसे जाता है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक देयर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन दैट स्टेज इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दैट इज़ when to attempt the reading comprehension, in the starting of the exam or while in the end of the exam, when exactly, right? So for this आप लोगों को खुद को ये पता होना चाहिए कि आपका strong part क्या है और आपका weak part क्या है एग्जाम इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, आपकी जो रीडिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, तो देन इन दैट केस यू शुड स्टार्ट योर इंग्लिश एग्जाम बाय रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बाय सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और अगर आपको लगता है यार मुझसे तो हो ही नहीं पाता है, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ, मेरा तो वीक है ये वाला पार्ट बहुत, तो उस केस में आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। होता क्या है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, चाहे वो क्लोज टेस्ट है, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, चाहे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, स्टार्ट योर एग्जाम विद दैट ओनली सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाए, है ना। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा वो पहले कर लोगे, अच्छे से हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो भी अगर आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपना एग्जाम उससे स्टार्ट करें। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट हमें करना कैसे सॉल्व। Okay, so there are certain things which you need to remember while reading the passage and that include focus। मतलब जब रीडिंग आप स्टार्ट करो तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए एक एक वर्ड पे, कहाँ क्या बोला जा रहा है, कहाँ वेज बताए जा रहे हैं, कहाँ कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हैं। यू नीड टू फोकस कंप्लीटली। सेकेंड थिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। समटाइम्स और यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। जैसे कोई एक इतना मुश्किल वर्ड होगा जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। तो व्हाट मिस्टेक स्टूडेंट्स यूजुअली डू इज कि वो उसको बार बार पढ़ने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे उस वर्ड के बारे में, यार इसका मतलब ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है। नहीं, वी नीड नॉट टू डू दैट, दैट इज नॉट नीडेड यार। वॉट यू नीड टू डू इज कि नहीं समझ में आ रहा है, लीव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है जो आपको अलॉट किया गया है एग्जाम को करने में, और उसी टाइम में हमें करना है, और एक मिनिमम टाइम हमें हर टॉपिक को देना है ना। थर्ड थिंग इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसेजेस होते हैं जिनमें 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ पैसेजेस होते हैं जिनमें 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं। इट्स नॉट एट ऑल, होगा क्या कि 5 या 6 क्वेश्चंस के आंसर शायद आपको जल्दी से मिल जाएंगे, बहुत तुरंत मिल जाएंगे, है ना। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही मतलब मुश्किल होंगे, जिनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी नहीं मिल पाएंगे। सो डोंट स्टिक टू देम, है ना। डोंट वेस्ट। ये कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नो, इफ इजिली यू कैन अटेम्प्ट 6 to 7 क्वेश्चंस देन दैट इज मोर देन इनफ। सो जस्ट रिमेंबर दीज 3 थिंग्स: फोकस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट स्टिक टू वर्ड्स, it is not necessary to solve all the questions given there, right? Now comes the ways to solve a reading comprehension, right? Basically there are 2 ways to solve a reading comprehension. One of them is to start reading the passage and then see the questions कि चलो ठीक है अभी passage पढ़ लिया, अब देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। One is that. The other one is start with the questions and then read the passage कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ें और फिर हम पैसेज की तरफ जाएं। So in my opinion the correct way is the second one, and the reason behind this is अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट,
तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि इसके क्या वेज बताए गए हैं या इसका क्या रीजन बताया गया है या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, बेसिकली यू विल गेट हिंट्स, राइट, यू विल गेट सर्टेन हिंट्स कि अच्छा इसमें ये टॉपिक पूछा गया है, समिट से रिलेटेड पूछा गया है, इसमें कॉन्सिक्वेंस पूछे गए हैं, इसमें पैसेज किस बारे में ये पूछा गया. यू नीड टू टेक दोज हिंट्स एंड देन यू नीड टू अप्लाई दोज हिंट्स व्हाइल रीडिंग. आपने कोई वर्ड क्वेश्चन में पढ़ा, उसके बाद आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में भी वही वर्ड आ गया, आप देन यू गेट कलेक्ट कि हाँ अरे भाई यही यहाँ पूछा गया, क्वेश्चन में यही वर्ड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं होगा, है ना. जो ऑप्शन 1 है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, सो इट्स बेटर पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, उन्हें अच्छे से समझें, वहाँ से हिंट्स उठाएं और फिर उन हिंट्स को पैसेज पढ़ते हुए अप्लाई करें. So this is the right way that you should start with the questions and then read the passage, right? You need to focus, you need to pick hints, you need to apply those hints on the passage given. Okay. चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी हमें पैसेज पढ़ना है, सॉल्व करना है. अब I have taken a passage from SBI PO exam previous papers and we are going to solve this passage in today's videos. Okay, so now what the passage says? Okay, so the question is, read the given passage carefully and answer the questions that follow. Certain words are printed in bold to help you locate them while answering some of these. Okay, fine. Okay, so the passage says, according to the diaper maker Unicharm in Japan, adult diapers now outsell baby diapers. Okay, so there is this company Unicharm in Japan जो डायपर बनाती है और उसके अकॉर्डिंग एडल्ट डायपर्स नाउ आउटसेल का मतलब होता है ज़्यादा बिकते हैं. बड़े लोगों के डायपर्स बेबी डायपर्स से बहुत ज़्यादा बिकते हैं. दैट्स बिकॉज क्वार्टर ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज 65 और ओल्डर, मतलब 1/4, और यू कैन से 25% पॉपुलेशन जो जापान की है वो 65 साल या उससे ऊपर की है. ओके, बाय 2060 दैट प्रपोर्शन विल हिट 40%. 2060 में क्या होगा, वो जो प्रपोर्शन होगा वो 40% चला जाएगा. अभी 25% है, फिर 40% चला जाएगा, मतलब 15% जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो जापान में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. What adjustments have to be made when so many people grow old simultaneously? So now the author is asking कि कौन सी adjustments हैं जो करनी पड़ती हैं या करी जाती हैं जब इतने सारे लोग बूढ़े हो रहे हों एक साथ. To take one example, after a recent surge in accidents involving older drivers. Okay, surge means increase. What do we mean by surge? Is increase. A recent surge in the prices of oil. मतलब the prices of oil are increasing. So he is saying to take one example after a recent surge in accidents involving older drivers. So अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि एकदम से ऐसे एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई है जिनमें जो ड्राइवर्स थे वो कौन थे, ओल्ड एज पीपल थे. तो उसके लिए द गवर्नमेंट बिगेन टेस्टिंग द रोबोट शटल एंड ऑटोनोमस बस इंटेंडेड फॉर यूज इन रूरल एरियाज. तो गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, रोबोट शटल, एक बस स्टार्ट की है जिसके लिए कोई ड्राइवर नीडेड नहीं है, उसे कौन चलाएगा, रोबोट ड्राइव करेगा, ऑटोमेटिक है वो फुली. Where Japan's shrinking pains have hurt the most. Okay, where Japan's shrinking pains have hurt the most. जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन मौजूद है. कहाँ पर मौजूद है, रूरल एरियाज में. ओके, अदर ट्वीक्स इंक्लूड स्लोइंग डाउन एस्केलेटर्स. ट्वीक्स का मतलब होता है चेंजेस, और इन हिंदी वी कैन से फेरबदल. फेरबदल जो किए गए हैं बूढ़े लोगों के मद्देनजर, उसमें क्या क्या है, स्लोइंग डाउन एस्केलेटर्स. जो एस्केलेटर्स होते हैं ऑटोमेटिक
सीढ़ियाँ होती है उन्हें उनकी स्पीड को क्या कर दिया गया है, स्लो कर दिया गया है। एंड इक्विपिंग शॉपिंग कार्ट्स विद मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और जितने भी शॉपिंग कार्ट्स हैं, मार्ट्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें मैग्नीफाइंग ग्लासेस रख दिए गए हैं। उन्हें उनको जो है आई साइट की, जिन लोगों को ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या रख दिया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस रख दिए गए हैं। फाइन। It's long been observed that Japan's aging doesn't bode well with its economy. ये बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया गया कि जापान की एजिंग जो है वो फेवरेबल आउटकम नहीं है उसकी इकोनॉमी पे, कि मतलब इतने सारे बूढ़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बूढ़े जो लोग हैं, तो उसके जो इकोनॉमी पे कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे वो इतने फेवरेबल नहीं हैं। Lots of old people means a financial drain on both the private and public sectors. इतने सारे ओल्ड पीपल की वजह से एक फिनेंशियल ड्रेन आ जाएगा, मतलब पैसों की जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ होगा प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर पे भी इस बात का फर्क पड़ेगा। As health care and pension costs skyrocket and productivity declines. हेल्थ केयर जो है वो ओल्ड एज पीपल की जनरली फ्री होती है, गवर्नमेंट पे करती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा जब इतनी सारी पॉपुलेशन आपकी ओल्ड एज होगी। पेंशन्स जो ओल्ड एज पीपल को दिए जाते हैं उससे भी आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो खत्म होता जाएगा जापान का, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ओल्ड है तो उन सबको पेंशन भी देनी पड़ेगी, उनकी हेल्थ की कॉस्ट भी गवर्नमेंट देगी। एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस। नाउ व्हाई प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस? अगर यंग जनरेशन कम होगी तो ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी कम हो पाएगी, राइट। बट द न्यूज इजंट ऑल बैड, पर इतनी बुरी खबर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी बोर्डवेल नहीं हो पाएगा इकोनॉमी के साथ। कैसे? अमिड दिस एल्डर बूम, मतलब इतनी बढ़ती ओल्ड पॉपुलेशन के बीच में, अ न्यू 100 ट्रिलियन येन इज करेंसी इन जापान, consumer category has emerged known as the silver market. Okay, the silver market is a special word used for the people who are above 50 in age and who buy things. सिल्वर मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, वो लोग जिनकी एज 50 से ज़्यादा है और जो शॉपिंग करते हैं। तो वो कह रहा है कि इतनी भी बुरी खबर नहीं है, ऑथर कह रहा है कि अमिड दिस ओल्ड इंक्रीजिंग ओल्ड पॉपुलेशन स्टिल जो है मार्केट एमर्ज की है, और उस मार्केट को क्या कहा गया है, द सिल्वर मार्केट। मिलियंस ऑफ जैपनीज सीनियर्स हु हैव लॉन्ग बीन सेविंग फॉर रिटायरमेंट, बहुत सारे ऐसे जापानीज सीनियर्स जो बहुत टाइम से अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, find themselves at the center of a commercial bonanza. उनको वो कहाँ पर है, कमर्शियल बोनेंजा, मतलब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो उन्हें ऐसी चीज़ें दिखा रही है जिन्हें वो खरीद सकते हैं। द प्रोडक्ट्स वाइंग फॉर देयर अटेंशन, वाइंग मीन्स टू कम्पीटिंग, जो प्रोडक्ट्स उनकी अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं, रेंज फ्रॉम, वो कौन कौन से हैं, डोकोमोस Raku 4. Okay, this is a product's name. Docomo's Raku 4, a smartphone that is easier to hear and also has jumbo screen icons. Okay, तो एक स्पेसिफिकली एक स्मार्टफोन निकाला गया है ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए जो सुनना जैसे आसान है, हैज़ जंबो स्क्रीन आइकन्स, और जो उसके स्क्रीन आइकन्स हैं वो थोड़े बड़े बनाए गए, अगेन considering the eyesight issue that usually comes with the old age, and also has jumbo screen icons. From Docomo's Raku 4 to Fujisoft Palro. Fujisoft's Palro, ये एक और प्रोडक्ट है, $6,000 CareBot. Now CareBot is a term refers to the robot, automatic stuff that helps in old age people, that combats dementia through trivia games and fitness drills. Okay. दूसरे ये जिस एक इन्होंने बताया Raku 4 एक स्मार्टफोन स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ओल्ड एज पीपल के लिए। दूसरे ये जिस प्रोडक्ट के बारे में ऑथर बात कर रहे हैं दैट इज Fujisoft's Palro,
that is a care board, that is a robot or a game that is specifically designed again for old age people. That combads means to fight. Dementia. Now what do we mean by dementia? Dementia is a memory related problem. जैसे dementia जो है memory disorders को कहा जाता है. कभी कभी हम भूलने लगते हैं, हमें याद नहीं रहता. So these things are known as dementia through trivia games. Trivia means unimportant, yeah, you can say छोटे मोटे से games के through. And fitness drills. Drills means repetitive आपको fitness exercises कराना और games के through. ऐसा भी उन्होंने एक जो है वो निकाल दिया है फ्यूजीसॉफ्ट पाल्ड्रो करके प्रोडक्ट, जो डिमेंशिया को फाइट करता है. मतलब अगर किसी को मेमोरी डिसऑर्डर्स हो भी रहे हैं तो ये उन्हें कम करने में या हटाने में मदद करता है थ्रू अनइम्पॉर्टेंट गेम्स एंड फिटनेस ड्रिल्स. ओके, सो दिस इज द पैसेज. तो मेनली इस पैसेज में हमसे क्या डिस्कस किया गया है कि जो जापान की पॉपुलेशन है वो ओल्ड होती जा रही है और उसके लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं. ओके, so after reading this passage, now let's go and search the questions. What is the passage about? Okay, now let us read the options quickly. A is how Japan is handling its aging population, the percent of which is quite high as compared to those of the young. Yes, it is true. Japan's economy is regressing badly as the maximum population is old and cannot contribute to the growth of the economy. Japan is a techno-friendly economy and the old people have not failed to embrace technology. No, it is not about techno-friendly. Japan sells more diapers for the old than for babies. No, this passage is not about diapers. Japan has progressed so much in terms of technology that it is giving a huge challenge to the developed countries like the US and the UK. No, there is no such mention of these countries here in this passage. Okay. So after considering all these options, उसने कहा कि इकोनॉमी के इतने फेवरेबल आउटकम नहीं होंगे, पर उसने इस बात को गलत भी बताया कि नहीं ये चीज़ गलत है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बोर्ड वेल नहीं कर पाएगी वो, इट्स लॉन्ग विज बोर्ड वेल नहीं हो पाएगा, लेकिन द न्यूज़ इजंट ऑल बैड, लेकिन ये उतनी बुरी खबर नहीं है. तो ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता है. टेक्नो फ्रेंडली इकोनॉमी, ये टेक्नोलॉजी पे पैसेज नहीं है, डायपर्स पे पैसेज नहीं है, यूएस यूके का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाउ जापान इज हैंडलिंग इट्स एजिंग पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ विच इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू दोज ऑफ द यंग. ऑफ कोर्स जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा, ये भी उन्होंने बताया हुआ और उन्होंने वेज भी बताए हैं इसमें कि किस किस ढंग से क्या क्या नए प्रोडक्ट्स लाके वो एजिंग पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हैं. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ए. Coming to the next question, which of the following can be inferred from the passage? Inferred का मतलब होता है कि इस पैसेज के पढ़ने के बाद इनमें से क्या कहा जा सकता है. The first option is the government of Japan is mindful towards its aging population. Of course, it's mindful, तभी तो वो इतने अलग अलग options और products निकाल रहे हैं. Japan's aging population, rather than being harmful to the economy, has led to positive developments in the economy. We can say that the capital invested in the old population is Japan is more or less a waste as it can be well used to procure the future of the young generation. ये बात नहीं कही जा सकती. We can't say that. The government of Japan is mindful towards its aging population. It is totally correct. Japan aging population rather than being harmful to the economy has led to positive developments in the economy, the capital investment. Okay, fine. So the correct option is D, both 1 and 2. Mindful भी हैं वो लोग और वो लोग जो नए नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं उनको खरीद के किसी तरीके से जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प भी कर रहे हैं. So the correct option is both 1 and 2. Okay. So the next question says, what does the author mean when she says it's long been observed that Japan's aging doesn't bode well for its economy? Okay, you need to understand bode well का मतलब होता है favorable
आउटकम्स, किसी भी चीज के पॉजिटिव आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ओके, द ओल्ड पीपल, इसने कहा है कि जब ऑथर ये बोल रहा है, इट्स लॉन्ग बीन ऑब्जर्व दैट जापान्स एजिंग डजंट बोड वेल फॉर इट्स इकोनॉमी, तो इसका मतलब क्या है? ओके, द ऑप्शंस आर द ओल्ड पीपल आर रेवर्ड इन जापान। रेवर्ड का मतलब होता है, रेवर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड रेवरेंस एंड इट मीन्स टू रिस्पेक्ट, इसका ये मतलब नहीं है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन जापान इज कंसिडरिंग अ बर्डन ऑन देयर फैमिलीज, बर्डन ये भी नहीं है। पीपल ग्रोइंग ओल्ड is a recent phenomena in Japan, unlike in the past where the youth superseded the number of the old. ये कह रहा है कि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं वो एक रीसेंट फिनोमिना है, और पास्ट में क्या था, यंग जनरेशन ज्यादा थी। नो, the old people of Japan have been able to provide beneficial for the economy, as in given their old age their contribution to the economy has been less. None of these. It's long been observed that Japan's aging doesn't bode well for its economy. इसका मतलब है कि बहुत टाइम से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो एजिंग है जापान में उसके पॉजिटिव आउटकम इकोनॉमी पर नहीं है। तो डी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट फोर, रिस्पेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, बर्डन का कोई रिलेशन नहीं है, यूथ का कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो लिखा है द ओल्ड पीपल ऑफ जापान हैव बीन एबल टू प्रूव बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एज इन गिवन देयर ओल्ड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी हैज बीन लेस। ये कह रहा है इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि फोर्थ में वो क्या कह रहा है कि वो बेनिफिशियल है लेकिन ओल्ड एज में उनका कंट्रीब्यूशन लेस है। यहाँ पर वो कंपैरिजन ही नहीं कर रहे कि वो बेनिफिशियल है या नहीं, यहाँ पर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये देखा जा रहा है कि वो इतने फेवरेबल आउटकम ला नहीं पा रहे हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सो यू शुड गो फॉर डी। Which of the following statement is true with respect to the passage? Okay, there are certain statements numbered from A to D are given, और इसने पूछा कि उनमें से कौन सी पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। By 2060, Japan's population of increased by 15% of what it presently is. हाँ, तो इसने ये लिखा ही था यहाँ पर कि जो 25% अभी और पॉपुलेशन है और 2060 तक ये कितनी हो जाएगी 40%, मतलब उसमें बेसिक इंक्रीज कितना आ जाएगा 15% का आ जाएगा। ठीक है, द हेल्थ केयर एंड पेंशन कॉस्ट प्रोवाइडेड टू द ओल्ड पीपल इन जापान आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इन द फेस ऑफ द जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द ओल्ड पॉपुलेशन दीज इन्वेस्टमेंट्स बर्डन्ड द इकोनॉमी। कहा जा सकता है कि जो हेल्थ केयर है, पेंशन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्वाइट एक्सपेंसिव है, और ये जो कॉस्ट है ये इकोनॉमी को, वहाँ पे लिखा ही हुआ है कि क्या कर रही है, बर्डन कर रही है। द रूरल एरियाज हैव बीन द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड ओइंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन ऑलरेडी दैट वाज मेंशन्ड देयर एन ऑटोनोम वेयर जापान्स श्रिंकिंग पेन्स हैव हर्ट द मोस्ट। कहाँ है सबसे ज़्यादा ओल्डर पॉपुलेशन, रूरल एरियाज में। तो ये बात भी क्या है, सही है। जापान has developed certain new equipments and gadgets exclusively designed for the old people, thus leading to the flourishment to a new market altogether. ये भी क्या है, सही है। All 4 points जापान ने of course नए equipments और gadgets बनाए हैं are correct. So the correct option is all of these. Which of the following words is similar in meaning to hurt as used in the passage? Okay. Which of the following word is opposite in meaning to drain as used in the passage? Okay. Hurt कहाँ पर use हुआ है? Where Japan shrinking pains have hurt the most. Okay. और ड्रेन कहाँ यूज हुआ है? लॉट्स ऑफ ओल्ड पीपल मीन्स अ फाइनेंशियल ड्रेन ऑन बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। अब अगर मैं हर्ट वाले सेंटेंस की बात करूँ तो वहाँ बात हो रही है कि एक ऑटोमेटिक बस को इंट्रोड्यूस किया गया है रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे जापान की जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसने सबसे ज़्यादा वहाँ पर है दिक्कतें की हैं, तो इसका मतलब ठीक है प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं।
दूसरे सेंटेंस में वो कह रहे हैं लॉट्स ऑफ ओल्डर पीपल मीन्स अ फाइनेंशियल ड्रेन। फाइनेंशियल ड्रेन का मतलब है कि जो पैसे हैं वो कम होते जा रहे हैं उनकी वजह से, फिनेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, मनी जो इकोनॉमी है वो डिग्रेड कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको पेंशन भी देनी पड़ती है और उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, सिमिलर बताना है, हार्मफुल हो सकता है कट, बर्न, सफर एंड प्रोक्योर्ड। नहीं, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज हार्मफुल। जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है, तो इसलिए उसने उसको हार्मफुल इफेक्ट दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू ड्रेन? ड्रेन का मतलब होता है खाली करना किसी चीज़ को। फाइनेंशियल ड्रेन मतलब जो कोष में राशि है वो आपकी खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं और आप उनकी पेंशन के लिए पैसे दे रहे हैं। डाउनफ्लो मीन्स, डाउनफ्लो इज नॉट द करेक्ट वर्ड, कि कुछ बहना नीचे की तरफ। एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्ब कर लेना किसी चीज को। डिस्चार्ज खत्म होना, रेडिएशन इज नॉट द वर्ड। इफेक्टिव, करेक्ट ऑप्शन विल बी इफेक्टिव, किसी चीज का फर्क पड़ना। ओके, नो डाउनफॉल, नो एब्जॉर्प्शन, नो रेडिएशन एंड नो discharge. So the correct option is, the nearest correct option is effective. Okay, so this was all about today's session. I hope you people like it. Thank you and have a nice day.